हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। और घूर्णन गति के समय देखो, जिस प्रकार अगर किसी रेखी गति की बात करेंगे तो रेखी गति में जो काम द्रव्यमान का होता है एग्जैक्टली वही काम घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का होता है। यानी जितना महत्वपूर्ण किसी भी रेखी गति में द्रव्यमान के बारे में समझना होता है, उतना ही महत्वपूर्ण घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का समझना होता है। और हर प्रत्येक अलग अलग चीजें जो होती हैं उनका जड़त्व आघूर्ण अलग अलग होता है, और अक्ष बदलने पर भी जड़त्व आघूर्ण में बदलाव आता है। इसलिए यहां पर हम द्रव्यमान की बात नहीं करेंगे। देखो, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो फिक्स होता है, यानी कि वो निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है। लेकिन अगर मैं जड़त्व आघूर्ण की बात करूंगा तो जड़त्व आघूर्ण प्रत्येक किसी कोई पिंड है, पिंड के प्रत्येक बिंदु के अलग अलग अक्ष पर हमें क्या मिलेगा, जड़त्व आघूर्ण का मान अलग मिलेगा। इसलिए पहली बात है कि जड़त्व आघूर्ण को हमको समझना ही होगा, क्योंकि वो द्रव्यमान की तरह से ही है। अगर जड़त्व आघूर्ण नहीं समझेंगे तो हम लोग कभी घूर्णन गति को समझ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं कि उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, उसके बाद हम लोग उस चीज को बेहतर तरीके से रियलाइज करेंगे। देखो, जड़त्व आघूर्ण की बात करें तो तुम्हें देखो यहाँ इंग्लिश में दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, हाँ ठीक। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी वलय की, वलय मतलब क्या हो गया, रिंग, ठीक है ना। वलय की बात करेंगे तो वहां जड़त्व आघूर्ण का जो मान होता है वो कितना होता है, हाफ mr²। जहां पे क्या है, हाफ तो जानते ही हो, रिंग का कुछ द्रव्यमान होगा, रिंग का कुछ तो द्रव्यमान होगा जिसको हम m बोल रहे हैं, और r क्या है, उसका त्रिज्या। r क्या है, उसका त्रिज्या। तो r उस वलय का त्रिज्या है। लेकिन ये देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि ये जड़त्व आघूर्ण है वो किसके पारित है, यानी वो उस अक्ष के पारित है जो अक्ष उसके केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है ना। केंद्र से होके गुजर रहा है, और देख लो किस तरह से होके गुजर रहा है, किस तरह से है। अच्छा, यहीं पर अगर यहीं पे हम ऐसे बोलेंगे कि अगर यही वलय, अगर हम बोलेंगे कि केंद्र से होके गुजर रहा है लेकिन उसके एक्सिस से भी यानी उसके अक्ष से भी होके गुजर रहा है, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब mr²। यही एक ऐसा है जो जिसका क्या होता है, हाफ mr² या mr² या हाफ mr²। जैसे आपने जनरल फॉर्मूला जो पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ mr², यही ना होता है, I = हाफ mr²। ये लेकिन हाफ mr² में जो ये r है ना, ये एक्चुअली परिभ्रमण त्रिज्या, यानी कि वो जैसे मान लो कोई भी एक पिंड ले लो, किसी भी तरह का एक पिंड ले लेते हैं, मान लेते हैं यही एक पिंड है। अब इस पिंड का हम लोगों को क्या कराना है, घूर्णन गति कराना। अगर इसको घूर्णन गति कराना है तो अगर हम इस अक्ष के पारित अगर इसको घूर्णन गति देंगे तो वो कुछ उसका मतलब और होता है, और वहीं पर अगर इसको इस अक्ष के पारित करेंगे, घूर्णन करेंगे तो कुछ और हो गया, और केंद्र के या फिर कहीं और करेंगे, अलग अलग बिंदु पर मैंने क्या बोला, घूर्णन गति का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग बिंदु पर क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण का मान अलग अलग होगा। तो बेसिकली तुमने सबसे पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था I = mr²। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि तो वो फॉर्मूला कहां लगेगा। तो वो फॉर्मूला एक्चुअली ये है कि मान लो ये पिंड इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। अब इस पिंड का मान लो केंद्र जो होता है, यानी कि जो द्रव्यमान केंद्र है वो मान लो यहां पे कहीं स्थित है, ठीक है। तो इस बिंदु से और जो अक्ष क्या कर रहा है, जिस अक्ष के पारित ये क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, उस अक्ष से केंद्र के द्रव्यमान के केंद्र के बीच की जो दूरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। तो ये परिभ्रमण त्रिज्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिभ्रमण त्रिज्या। तो देखो, कहने का सेंस मेरे पास इतना है, परिभ्रमण त्रिज्या को हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली क्या है ना, परिभ्रमण त्रिज्या जो है वो एक इक्विवेलेंट वैल्यू है, इक्विवेलेंट वैल्यू है किसी भी चीज को। देखो, जड़त्व आघूर्ण मैं फिर से बता दूं, छोटी सिंपल भाषा में अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि अगर कोई रेखी गति करता है, तुम लोगों ने सुना होगा पहला क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ क्या होता है, यानी न्यूटन का जो पहला नियम है वो यही कहता है कि वस्तु क्या होगी, तब तक किस में होगी, रेस्ट में होगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यानी कि वो क्या करेगा, वो विराम अवस्था में रहेगा तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो अच्छा, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहेगा तब जब तक
उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यानी जब तक बाह्य घटक कार्य नहीं करेगा वो अपनी अवस्था नहीं बदलेगा। लेकिन ये गुण किसकी वजह से था? ये गुण किसकी वजह से था? ये गुण था द्रव्यमान की वजह से। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करेंगे, अगर यहीं पे हम लोग घूर्णन गति की बात करेंगे तो घूर्णन गति में क्या होता है कि ये गुण होता है जड़त्व आघूर्ण की वजह से। यानी घूर्णन गति कहने का सेंस ये है कि जब कोई वस्तु घूर्णन कर रहा है, जब कोई वस्तु क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है, तो उस घूर्णन करते समय वो क्या करेगा? वस्तु जो है इस बात का क्या करेगा? विरोध करेगा। घूर्णन गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। और अगर घूर्णन गति का विरोध करेगा, घूर्णन गति का क्या करेगा? विरोध करेगा, तो वो क्यों करेगा? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि उसके अंदर जड़त्व आघूर्ण है। अब समस्या ये है कि जड़त्व आघूर्ण कितना है? अगर आपसे बोले कि जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं। तो जड़त्व आघूर्ण जो है सिर्फ द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वो उसकी आकृति पर भी निर्भर करता है और इस बात पर भी निर्भर कर रहा है कि किस अक्ष के पारित वह घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है ना? यानी कि इन सारे फैक्टर पे वो क्या करता है? डिपेंड करता है। तो इसका साफ मतलब ये हो गया कि जड़त्व आघूर्ण कभी भी आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते और किसी का जड़त्व आघूर्ण शून्य नहीं होता है। किसी का क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण शून्य नहीं होगा। बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, रेखीय गति को घूर्णन गति में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट कर दिया? रेखीय गति को या स्थानांतरी गति को क्या किसमें कन्वर्ट किया? घूर्णन गति में कन्वर्ट किया। एनर्जी को इक्विवेलेंट रखा, गतिज ऊर्जा को जिसको बोलते हैं, वो क्या कर रखा? उसको इक्विवेलेंट रखा, बराबर रखा, इक्वेट कर दिया। अब इक्वेट करने पे जो हम लोग को मिलता है ना आई की वैल्यू, उसी को हम लोग बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। बेसिकली वही है जड़त्व आघूर्ण, और कुछ नहीं है। आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और उसको हम लोग क्या किसके बराबर कर देते हैं? mr² के बराबर। और जहां पे m को क्या, r को क्या बोलते हैं? परिभ्रमण त्रिज्या। ये एक हाइपोथेटिकल त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या जो है आपको दिखाई नहीं देगी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है ना? उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगी? दिखाई नहीं देगी। लेकिन यहीं से क्या करते हैं? इस परिभ्रमण त्रिज्या से हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इसलिए बस इसको बोलते हैं। मेरी पूरी बात यह है कि मैंने पहली बात बोला है कि स्थानांतरी गति जो होती है उसके लिए द्रव्यमान जो होता है वो उसके जड़त्व का कारण होता है। लेकिन अगर घूर्णन गति की बात करेंगे तो जड़त्व आघूर्ण उसके जड़त्व का कारण होता है। मतलब क्या? कि किसी को घूर्णन गति देने में उसका विरोध करता है। पहली चीज तो ये समझ में आ गया जड़त्व आघूर्ण होता क्या है। ठीक है? दूसरी बात अगर हम करेंगे कि जड़त्व आघूर्ण के साथ साथ अगर हम ये बोलें कि जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, तो मैं आपको बोला कि जड़त्व आघूर्ण ना तो द्रव्यमान पर सिर्फ निर्भर करता है, ना तो क्या बोलते हैं उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है, ना तो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अक्ष क्या है। ठीक है ना? वो इन तीनों बातों पर निर्भर करता है। ठीक है? अच्छा, हम इसका मान निकालते कैसे हैं? इसका मान निकालते कैसे हैं? तो कुछ सूत्र हमारे सामने दिए होते हैं जिस सूत्र को हम लोग निकालते हैं। अब समस्या ये कि ये सूत्र कैसे निकालते हैं? तो ये सूत्र कैसे निकालते हैं? ये सूत्र हम निकालते हैं स्थानांतरी गति के गतिज ऊर्जा और घूर्णन गति के गतिज ऊर्जा को आपस में बराबर करके। ठीक है ना? ये सूत्र निकाल दिया। अब ये सूत्र निकालने के बाद इसको इस वाले सूत्र में से कैसे इक्वेट करते हैं? तो यहां पर एक हम हाइपोथेटिकल, यानी कि एक ऐसा त्रिज्या जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम ऐसे त्रिज्या की बात करते हैं जिसको हम लोग परिभ्रमण त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको ये बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो परिभ्रमण त्रिज्या जो है उससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं? बेसिकली परिभ्रमण त्रिज्या से हम लोग निकाल लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी आसान हो जाता है निकालना। वो भी हम आगे आपको सिखाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो कई बातें आज आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरह से परिभ्रमण त्रिज्या निकालेंगे और क्या क्या उसमें फैक्टर आते हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बताया कि किसी अगर वलय की बात करते हैं, किसी रिंग की बात करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा आसान है, I = mr²। लेकिन वो तब होगा जब अक्ष उस रिंग के, याद रख लीजिएगा, उस रिंग के क्या होगा? उसके एकदम से सेंटर से होके जाएगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा रिंग है और इस रिंग के अंदर से जा रहा है, उसके केंद्र यानी उसके अक्ष से होकर के जा रहा है। ठीक है ना? यानी जो घूर्णन अक्ष है और उस रिंग का जो अक्ष है, यानी उस वलय का जो अक्ष है, दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है ना? एक ही कोलिनियर है, मतलब एक ही साथ है। ठीक है ना? समरेखी है, अगर इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, लेकिन वहीं पर उसी वलय का केंद्र से होके गुजरने वाली एक ऐसे अक्ष से जो उसके अक्ष के क्या है?
लंबवत है, यानी दूसरा एक तो अक्ष आपका अंदर की तरफ जा रहा था, एक अक्ष ये है ना जो कि एक दूसरे के बीच में कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। तो इस अक्ष के पारित अगर हम देखेंगे तो एम आर स्क्वायर है, लेकिन अगर इस अक्ष के पारित देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि किसी सॉलिड सिलेंडर या फिर सिलेंडर आप समझते होंगे जिसको आप बेलन बोलते हैं, तो बेलन के लिए भी यही सूत्र आ जाएगा I इज इक्वल्स टू, लेकिन ये किसके है, ये अक्ष के पारित है। ध्यान से देखिएगा, ये उसके अक्ष के पारित है तो एम आर स्क्वायर, लेकिन सिलेंडर अगर है, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर अगर है तो वहां क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर हो गया। यहां पर R जो है इस सिलेंडर का क्या है, त्रिज्या है। ये जो R है वो क्या है, इस सिलेंडर का त्रिज्या है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड सिलेंडर के दूसरे जो एक तो अक्ष हो गया, उसका जो मेन एक्सिस हो जाता है, सिलेंडर का जो मेन एक्सिस होता है, यानी कि जो आपका बेलन है, उस बेलन का जो खुद का अक्ष होता है, यानी उस अक्ष के पारित अगर घूर्णन हो रहा है तब तो वो क्या हो गया, हाफ एम आर स्क्वायर। लेकिन उस अक्ष के लंबवत अगर घूर्णन होता है, मतलब ये देखो, ये इसका अक्ष ऐसे जाएगा, ये इसका अक्ष क्या होगा, इसके बीचों बीच से होता हुआ बाहर निकलेगा। लेकिन अगर मैं इस अक्ष की बात करूंगा तो यहां पर क्या हो गया, वो लंबवत अक्ष है, यानी लंबवत अक्ष के पारित अगर हम देखेंगे तो वो कितना हो जाता है, उसका जो मान हो गया वो कितना हो गया, I इज इक्वल्स टू 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस हाफ एम एल स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला हो जाता है। ये सूत्र थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इन सूत्रों को आपको याद करना आवश्यक है। तीसरी बात अगर हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की, किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा, अगर उसके अक्ष के पारित जा रहा है, अगर उसके अक्ष के पारित जा रहा है तो क्या हो गया, I बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर हो गया। लेकिन अब एक चीज समझना है कि थीन स्फेरिकल सेल अगर दिया हुआ है, यानी कि अगर मान लीजिए कि वो खोखला है, खोखला जो गोला होता है, एक तो गोला के अक्ष के पारित जा रहा है, तो गोला का अक्ष क्या होता है, सब एक जैसा होता है। किसी भी बिंदु से करेंगे, अगर केंद्र से होके जा रहा है तो सारे अक्ष एक ही जैसे हैं, तो गोले के अक्ष में एक ही जैसा अक्ष होगा, वहां दूसरा अक्ष नहीं हो सकता। तो गोले के अक्ष पे देखेंगे तो क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर खोखले गोले को देखेंगे तो वहां क्या हो गया, 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, उसके साथ साथ रॉड के बारे में बात करेंगे तो रॉड का क्या होता है, हाफ एम एल स्क्वायर, सॉरी हाफ कह रहा हूं, 1/12 एम एल स्क्वायर। और अगर उस रॉड को उसके देखो इंड के अक्ष से देखेंगे, यानी उसके इंड पे देखेंगे, देखिए अब इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ये इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं। ठीक है ना। अगर ऐसे रोटेट करा रहे हैं तो कितना हो गया, 1/3 एम एल स्क्वायर। और अगर ऐसे रोटेट करा रहे हैं, देखिए अगर हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं तो कितना हो गया, 1/12 एम एल स्क्वायर। और अगर हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं तो कितना हो गया, 1/3 एम एल स्क्वायर। ठीक है ना। तो मैं यही बात आपसे बता रहा था कि कभी भी इस चीज को आपको याद रखना है कि अलग अलग अक्ष पर जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे परिभ्रमण त्रिज्या की। किसकी बात करने जा रहे हैं, परिभ्रमण त्रिज्या की। एक सेकेंड, देखिए परिभ्रमण त्रिज्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे क्या होता है ना, परिभ्रमण त्रिज्या में हम लोग देखेंगे कि जो मान लीजिए एक वलय था, आपने लिया था एक वलय जिसको रिंग बोलते हैं। अब इस वलय के अक्ष के पारित जो घूर्णन गति था, अक्ष है ये, केंद्र है, उसके अक्ष के पारित है, अक्ष ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो अक्ष के पारित अगर जा रहा है तो उसका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर होता है, यानी जड़त्व आघूर्ण होता है 1/mr स्क्वायर, जहां r क्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है ना। और मैंने बोला था आपको कि अगर हम लोग परिभ्रमण त्रिज्या की बात करेंगे तो वो इक्विवेलेंट होता है m के स्क्वायर। वो हमेशा, ये फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा, ये कभी नहीं बदले। किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर बोलता है किसी भी वस्तु का अगर परिभ्रमण त्रिज्या के फॉर्मूले में देखेंगे कि उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, तो वो हमेशा क्या होगा, m के स्क्वायर। क्या होगा, m के स्क्वायर। ठीक है, ये कभी नहीं बदलेगा, ये निश्चित है। लेकिन क्या होगा, लेकिन अगर हम उसके आकृति के हिसाब से देखेंगे तो अलग अलग वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग तरह की आकृति के पिंड का, वो आकृति के पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो अलग अलग होगा, वो भी
अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होगा, यानी कि हमेशा डिफर करेगा। लेकिन एक चीज और भी है, परिभ्रमण त्रिज्या के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, mk², वो कभी नहीं बदलेगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलिए ये क्या होगा, mk² होगा, ये कभी नहीं बदलेगा। तो अब यहां से तो सिंपल सी आसानी से हम समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इन दोनों इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, r² बराबर k²। तो यहाँ पे k बराबर क्या मिल गया, r मिल गया। यानी यहां पर अगर किसी वलय, कोई वलय है जिसके अक्ष के पारित, कोई क्या कर रहा है, कोई वलय है जिसके अक्ष के पारित क्या हो रहा है कि घूर्णन गति हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा एक सेकेंड, अगर अक्ष के पारित घूर्णन गति हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू क्या हो गई, mr²। और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, परिभ्रमण त्रिज्या, क्योंकि परिभ्रमण त्रिज्या का हमेशा सूत्र क्या होगा, mk²। यहां से r और k को इक्विवेलेंट करके दिखा देंगे कि k बराबर r है, यानी कि वलय की स्थिति में क्या होगा, परिभ्रमण त्रिज्या का वो जो वैल्यू है वो त्रिज्या के वैल्यू के बराबर होगा। चलिए अब अगली बात हम लोग करेंगे कि मान लीजिए कि यही वलय है, वलय सेम है, ठीक है। मैं इसको पहले मिटा देता हूं। पहले वाले केस में आपने देखा कि मान लीजिए ये आपका वलय है और इसके अक्ष के पारित अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो वहां पे I की वैल्यू क्या हो जाती है, mr²। और मैं बोला हूं कि अगर परिभ्रमण त्रिज्या के अनुसार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, mk²। तो यहां से r बराबर हम लोग को क्या मिल गया, k, यानी परिभ्रमण त्रिज्या का जो मान है वो इसके मतलब वास्तविक त्रिज्या के बराबर है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसी क्या बोलते हैं वलय की, लेकिन अब हम इसको कैसे घुमा रहे हैं, मान लीजिए कि एक सिक्का है, ये सिक्का ही समझिए, ये एक कॉइन है जो ऐसे हम ऐसे घुमा रहे हैं, इसको ऐसे करके घुमा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे इसको तो मैं इस सिक्के को कैसे घुमा रहा हूं, उस तरह से कर घुमा रहा हूं। तो इस केस में क्या होगा कि मैं उसके अक्ष के लंबवत घुमा रहा हूं। अगर ऐसे घुमा रहा होता है, इस तरह से रोटेट कराता है इसको, ऐसे कर घुमा रहा होता तो यहां क्या हो गया कि इसके अक्ष के पारित घुमा रहा हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो क्या हो गया कि मैं उसके अक्ष के लंबवत घुमा रहा हूं। यानी अगर इस तरह से मैं घुमाऊं, इसको ऐसा घुमाऊंगा तो यहां पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे I की वैल्यू हो जाएगी हाफ mr²। लेकिन परिभ्रमण त्रिज्या के अनुसार से ये हमेशा क्या हो जाएगा, mk²। ये कभी नहीं बदलेगा, इसका सूत्र कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ mr² बराबर क्या हो गया, mk²। तो यहां से m से m कट गया, r², हाफ r² बराबर k²। तो k का मान कितना आ गया, 1/2, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, r आगे आ गया, या फिर r पीछे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√2 r। अब यहां परिभ्रमण त्रिज्या का मान क्या हो गया, बदल गया, ठीक है ना। यानी यहां पर जो परिभ्रमण त्रिज्या है और वास्तविक त्रिज्या है, इनके बीच हम लोग कैसे संबंध निकालें, वो इसी तरह से निकालेंगे। हमेशा परिभ्रमण त्रिज्या ऐसे ही निकाली जाती है, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए फिर मैं अगली बात करूंगा, क्या बोलते हैं, ये देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लो, मैं तुमसे बोल रहा हूं कि सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके अक्ष के पारित मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है ना। अक्ष के पारित इसको क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। तो इस केस में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I की वैल्यू, वो हो जाती है हाफ mr², ठीक है ना। क्या हो गया, हाफ mr²। और मैंने बोला है कि इसका अगर परिभ्रमण त्रिज्या के रूप में देखेंगे तो वो कितना होगा, हमेशा mk² होगा। तो फिर यहां पे k बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 1/√2 r, ठीक है ना। मान लीजिए कोई गोला है जिसके अक्ष के पारित इसको हम घुमा रहे हैं, कोई क्या बोलते हैं ठोस गोला है जिसके अक्ष के पारित हम इसको घुमा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ऐसी स्थिति में आपका I का मान हो जाता है 2/5 mr²। इसकी वास्तविक त्रिज्या कितना है, r, ठीक है ना। अब यहां पे हमको पता है सूत्र में अगर परिभ्रमण त्रिज्या के रूप में देखेंगे तो वो हमेशा कितना हो जाएगा, mk²। तो यहां से पुनः हम लोग को क्या मिल गया, k की वैल्यू k² = रूट, या फिर k² बराबर, रूट लगाने की क्या जरूरत है, जब आप k² लिखे हैं तो 2/5 r²। मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इतना मिला। तो k बराबर आपको यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे k बराबर आपको मिल गया
2/5r, ठीक है ना। यानी कि अलग अलग जगह पे परिभ्रमण त्रिज्या का मान अलग अलग होगा। आपको बस परिभ्रमण त्रिज्या भी अगर याद है तो कभी भी आपको और कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिभ्रमण त्रिज्या के अनुसार हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है mk²। मैं फिर से बोल दूं, यह कोई वास्तविक त्रिज्या नहीं है, ठीक है ना। परिभ्रमण त्रिज्या कोई वास्तविक त्रिज्या नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल त्रिज्या। यानी कि हाइपोथेटिकल कहने का मतलब होता है कि इस सूत्र की वजह से इसको निकाला गया, ठीक है ना, जो हमें आसान कर देता है, जो हमें क्या कर देता है, चीजों को आसान कर देता है समझने में। बाय द वे, ये था आपका जड़त्व आघूर्ण का संपूर्ण, अगर हम बोलें कि कैसे कैसे हम लोग जड़त्व आघूर्ण किसका किसका निकाल सकते हैं। मैं फिर से कुछ बिंदुओं पे आपके प्रकाश डाल दूं। सबसे पहली बात, जड़त्व आघूर्ण का रोल उतना ही है जितना द्रव्यमान का रोल होता है समांतरी गति में, स्थानांतरी गति में, ठीक है ना। दूसरा, जड़त्व आघूर्ण सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तीसरा, जड़त्व आघूर्ण सिर्फ और सिर्फ उसके त्रिज्या पर भी निर्भर या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, और जड़त्व आघूर्ण सिर्फ उसके अक्ष पर भी निर्भर नहीं करता, जबकि वो इन तीनों पे करता है, ठीक है ना। उसके अक्ष पर, उसके द्रव्यमान पर, और वो किस तरह से उसकी त्रिज्या क्या है, उसकी आकृति क्या है, इन तीनों बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। दूसरी अगली बात मैं बताऊं कि जड़त्व आघूर्ण का सूत्र कैसे निकालते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र है, किसी भी आकृति या पिंड के लिए हम लोग स्थानांतरी गतिज ऊर्जा को घूर्णन गतिज ऊर्जा से इक्विवेलेंट करके, यानी कि इक्वल उसको बना करके, उसको समान बना करके, फिर हम लोग वहां से क्या निकालते हैं, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र निकाल लेते हैं। अगर अच्छा, ये आपको सूत्र बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अलग अलग अक्ष पर क्या होता है, जैसे वलय का मैंने बताया कि वलय के अक्ष के पारित अगर हम देखेंगे तो वहां पर सीधे सीधे हमारे स्क्वायर होता है, लेकिन अगर समांतर उसके लंबवत अक्ष के पारित देखेंगे तो वहां पर क्या मिल जाएगा, हाफ mr² मिल जाएगा। यानी अलग अलग अक्ष पर उसका क्या मान होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो जो कुछ भी इस चैप्टर में जो कुछ भी आपके लिए जो सबसे समझने वाला लॉजिकल टॉपिक है वो यही है, जड़त्व आघूर्ण ही है। अब इसका समांतर अक्ष प्रमेय क्या होता है, आगे हम लोग और समझेंगे इस चीज को कि उसका समांतर अक्ष प्रमेय क्या होता है, उसका लंबवत अक्ष प्रमेय क्या होता है। इन बातों को समझते ही हम लोग का ये चैप्टर लगभग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि और कुछ बातें इसमें है नहीं, ठीक है ना। कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, जैसे कि कोई चीज क्यों रोटेट, किस दरवाजे को हम क्यों इंड पे वो लगाते हैं, हैंडल लगाते हैं, क्यों किनारे नहीं लगाते। तो इसका आंसर बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि जब दरवाजे को किनारे पे लगाते हैं तो वहां पे हमें बल कम लगाना पड़ता है समान बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। लेकिन अगर वहीं पर हम क्या बोलते हैं, अक्ष के बहुत नजदीक ले जाके लगाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि हमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसे ही जब हम लोग अब तो वो सिस्टम है ही नहीं, तो कोई देखता ही नहीं है। जब आप आटा, वो पहले जो चक्कियां होती थी, अभी आज भी आप शादी ब्याह में आप देखेंगे तो चक्कियां छुआते हैं, वो चक्किया वाला व्यवस्था होता है। तो जब आप देखेंगे क्या होगा कि चक्किया जो होता है उसका जो हैंडल होता है वो भी क्या होता है, दूर होता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऐसा क्यों। तो कारण बड़ा आसान है कि जब वो घूर्णन जो अक्ष है उससे जितनी दूरी पर होगा, ठीक है ना, कोई बिंदु, उस बल उतना ही क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, F इंटू यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा बल उतना ही क्या होगा, कम लगाना पड़ेगा समान बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। ये क्वेश्चन आपसे लगभग पूछ लेता है, तो ये बड़ा आसान है। लेकिन जो कुछ और इंपॉर्टेंट है, जो ये है समांतर अक्ष प्रमेय और लंबवत अक्ष प्रमेय, ये सब क्या होता है, इसके साथ साथ एंगुलर जो मोमेंटम है वो कैसे कंजर्व रहता है, जो संवेग है वो कैसे संरक्षित रहता है, जो कोणीय संवेग है वो कैसे संरक्षित रहता है, और किस तरह से उसमें बल आघूर्ण का क्या रोल होता है, कैसे जो डांसर, बेली डांसर होते हैं वो क्या, या फिर आप कभी देखे होंगे स्केट पे डांसिंग वगैरह होती है तो वो क्यों होती है, ये सारे चीजों के जवाब जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे, जहां पर आपको ये चीज समझाया जाएगा कि किस तरह से वो जड़त्व आघूर्ण जो है वो स्थान बदलने पे तुरंत बदल जाता है। ठीक है, हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।